हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इरिगेशन सिस्टम, अर्थात इरिगेशन मतलब कि सिंचाई। इसमें हम देखेंगे कि सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई क्यों की जाती है, क्यों आवश्यक होती है सिंचाई, और सिंचाई के प्रकारों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि सिंचाई होती क्या है। इरिगेशन, जिसे हम हिंदी में सिंचाई कहते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ डिफिनेशन क्या है इसकी। इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स। फसलों के सफल उत्पादन हेतु फसलों में कृत्रिम रूप से जल पहुँचाने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। मतलब कि हम अगर किसी भी फसल को उगा रहे हैं, किसी फसल का उत्पादन करना चाह रहे हैं, तो हमें जल देने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि हम में जो है, अगर उस समय पर बारिश नहीं हुई या बरसात नहीं हुई है तो पानी हमें आर्टिफिशियल तरीके से देना पड़ेगा। तो वही जो आर्टिफिशियल तरीके से जल देने की क्रिया होती है उसे ही हम सिंचाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली डिफिनेशन। दूसरी डिफिनेशन आप देख लीजिए कि द एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू सॉइल फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग द essential moisture for plant growth and development is called as irrigation by इजराइलसन OW के द्वारा ये जो है आपकी डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, तो यह पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए मृदा में नमी की उचित मात्रा बनाए रखने के लिए भूमि में जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। मतलब कि हमारे जो भी पौधे हैं उनके वृद्धि एवं विकास के लिए मृदा में हम उचित नमी बनाए रहें, जिससे कि जो पौधे हैं वो हमारे न्यूट्रिएंट अपटेक कर सकें और पौधों की वृद्धि एवं विकास हो सके। ठीक है, क्योंकि बिना जल के कोई भी क्रिया पौधों में हो या इंसानों में नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये आपने सुना होगा कि जल ही जीवन है। ठीक है, ये हो गई आपकी डिफिनीशन। आगे बात करेंगे सिंचाई की आवश्यकताएं, नीड्स ऑफ इरिगेशन, की सिंचाई क्यों आवश्यक होती है, किन कारणों से आवश्यक होती है, हमें सिंचाई क्यों करनी चाहिए। ठीक है, तो फसलों को बोने से पूर्व खेत में नमी की कमी होने पर भूमि की तैयारी के लिए व बीजों के समुचित अंकुरण के लिए पलेवा अथवा सिंचाई की जाती है। तो फसलों को बोने से पूर्व अगर हमें कोई भी क्रॉप मतलब कि किसी भी फसल की सोइंग अगर करनी है, ठीक है, तो हमारा जो भी सीड होगा उसको जर्मिनेट करने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। अगर हमारे खेत में नमी नहीं है तो हमारा जो भी सीड है वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो अच्छे जर्मिनेशन के लिए खेत में नमी की आवश्यकता होती है, और भूमि की तैयारी के लिए भी हमें नमी की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर हमें जुताई या गुड़ाई कुछ भी करनी है तो बिना नमी की हो नहीं सकता है। अगर नमी नहीं तो हम उस पर अब हल वगैरह चला नहीं सकते सही से। ठीक है, तो इसके लिए नमी बनी रहे इसलिए हम सिंचाई या पलेवा करते हैं। ठीक है, पलेवा वो होता है कि जो कि कुछ दिन पहले हम पानी लगाते हैं ताकि नमी बरकरार रहे। ठीक है, अगली बात, वर्षा की कमी होने पर, अगर बरसात जो है कम हो रही है तो हमारी अच्छी फसल हो सके उसके लिए हम सिंचाई करते हैं। अगर बरसात नहीं हो रही है तो उसके लिए हमें सिंचाई करने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट पॉइंट है सही समय पर वर्षा ना होने पर। अब मान लीजिए हमारी कोई भी फसल अभी उगाई गई है और उसमें अभी सिंचाई करने की ज़रूरत है, अगर उस समय पर बरसात नहीं हो रही है तो फिर हमें आर्टिफिशियल तरीके से उसमें जल देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि सिंचाई करनी होती है। ठीक है, सही समय पर वर्षा अगर नहीं हो रही है तब भी हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मूल्यवान फसलों को उगाने के लिए समय पर सिंचाई करना अति आवश्यक है। अगर हम कोई वैसी फसल उगा रहे हैं जिनमें जल की अधिक आवश्यकता होती है तो उसके लिए भी सिंचाई ज़रूरी है। बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो हम बहुत ही कीमती फसलें होती हैं, अरे सारी ही कीमती होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत ही अच्छा
प्रोडक्शन होने पर बहुत ही अच्छी इनकम हमें दे जाती हैं। तो अगर हम वैसी फसलें उगा रहे हैं तो उनमें उचित समय पर ही हमें सिंचाई करनी होगी, नहीं तो हमारी जो फसल है उसकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर ग्रोथ नहीं हुई वो प्रोडक्शन अच्छा नहीं देगी, ठीक है। तो इसके लिए सिंचाई करना आवश्यक है। ऊसर भूमि के सुधार के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब ऊसर भूमि जो है उसकी सिंचाई, उसके सुधार के लिए में सिंचाई करनी होती है। तो ये ऊसर भूमि सुधार में सिंचाई इस किस प्रकार से काम करती है ये आपको बताएंगे कि अगर कोई भी भूमि है, ऊसर भूमि है, तो हम अगर जो भी सिंचाई अगर हम कर रहे हैं तो सिंचाई जो भी इसके लवण वगैरह जो भी होते हैं वो सिंचाई के जल के साथ नीचे की ओर लीचिंग कर जाते हैं, ठीक है, जिससे हमारी फसल पर कोई दुष्प्रभाव इनका नहीं पड़ता है। तो इसके लिए भी सिंचाई अति आवश्यक है, ऊसर भूमि सुधार के लिए भी, ठीक है। अगला पॉइंट है, फसलों को पाले व लू से बचाने के लिए सिंचाई की अति आवश्यकता होती है। तो जब अगर ज़्यादा ठंडी पड़ती है या फिर बहुत ही गर्मी होती है, लू चलती रहती है, तब हमें सिंचाई करने की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि पाले में जो भी अगर हम जल पानी लगा देते हैं या सिंचाई कर देते हैं तो हमारी जो फसल होती है वो अपना मतलब पौधा टेम्परेचर मेंटेन किए हुए होता है, ठीक है, उस जिससे हमारे पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है। और इसी प्रकार से गर्मियों में अधिक गर्मी होने पर भी हम अगर जल दे देते हैं अपनी फसल को तो हमारा पौधा अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है, ठीक है, इसलिए आवश्यकता होती है सिंचाई की। अगला पॉइंट है, पौधों को भूमि से पोषक तत्व प्रदान करने के लिए सिंचाई बहुत आवश्यक होती है। हमारा जो पौधा होता है वो जैसे भूमि पर जो भी पोषक तत्व हैं उनको अपटेक करने के लिए जो जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर जब जल होगा तभी हम हमारे जो भी न्यूट्रिएंट होंगे वो सॉल्यूबल होंगे और उन्हें हमारा पौधा जड़ों के माध्यम से अपटेक कर लेगा, ठीक है, और जाइलम के माध्यम से ऊपर की ओर ले जाएगा। ये हो गई बात कि सिंचाई क्यों आवश्यक होती है, ठीक है, नीड्स ऑफ इरिगेशन। अब आगे हम देखेंगे मेथड्स ऑफ इरिगेशन की किन किन विधियों के द्वारा हम सिंचाई को कर सकते हैं। तो जो भी हमारे मेथड्स हैं वो हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे पहला है सरफेस इरिगेशन, सतह सिंचाई विधि, और दूसरा है सब सरफेस इरिगेशन, ठीक है, अधोसतह सिंचाई विधि, और अगला है स्प्रिंकलर सिंचाई जो इरिगेशन मतलब कि फव्वारा सिंचाई विधि। नेक्स्ट है ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। तो सरफेस इरिगेशन मतलब सतह सिंचाई, जाहिर सी बात है कि हम सतह पर पानी को देने का कार्य करेंगे, और अधोसतह का मतलब होता है सरफेस से निचली सतह में हम जल को देंगे। और फव्वारा में जो भी फव्वारा सिंचाई विधि है इसमें क्या होता है कि हम ऐसा मतलब जो भी जल है उन्हें इतने बारीक पार्टिकल्स में तोड़ेंगे कि ऐसा लगे कि हमारी नेचुरल बरसात हो रही है, ठीक है, उसे फव्वारा सिंचाई विधि कहते हैं। और ड्रिप इरिगेशन में होता है कि हमें जल, अगर हमारे पास जल कम उपलब्ध है, ऐसी स्थितियों में हम पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके जल को देने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर इन्हें हम डिस्क्राइब में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो सबसे पहला है सरफेस इरिगेशन, सतह सिंचाई विधि, ठीक है। इस विधि में फसलों की सिंचाई कई प्रकार से की जाती है, जैसे भूमि की सतह पर पानी को बहाकर, बाढ़कृत, क्यारियों में पानी देना या कुंड बनाकर पानी देना। कहने का मतलब है जैसे कि हमारा कोई ये खेत है मान लीजिए, तो इस पर जो भी हम सिंचाई करेंगे जब, तो जो जल होगा उसको हम इस तरफ से जैसे मान लीजिए ट्यूबवेल से दे रहे हैं तो ये पूरे में फैल जाएगा, इसमें कोई नियंत्रण नहीं होगा, ठीक है। इसे कहते हैं सरफेस इरिगेशन। तो ये कहाँ पर किया जाता है, तो सिंचाई का यह सबसे पुराना एवं आसान तरीका होता है। इसमें कोई तुम्हें ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती, जैसे हो रहा है वैसे ही हमें क्या करना है कि पानी को अपने सोर्स से लाना है और खेत में छोड़ देना है, वो अपने आप पूरे खेत में फैल जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही पुराना और आसान तरीका होता है। अब टाइप्स ऑफ सरफेस इरिगेशन की बात करेंगे कि सरफेस इरिगेशन के कौन कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहला है फ्लडिंग, मतलब फ्लड, बाढ़कृत जो होता है। अब फ्लड के भी कई प्रकार होते हैं। पहला है वाइल्ड
फ्लडिंग, जिसे हम मुक्त बाढ़कृत या फ्री फ्लडिंग के नाम से जानते हैं। अगला है बॉर्डर फ्लडिंग या बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग इसे कहते हैं, जिसे हिंदी में सीमांत पट्टी बाढ़कृत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है चेक बेसिन मतलब कि क्यारी विधि, और अगला है रिंग बेसिन थाला विधि, जो कि आप फलों वाले वृक्षों में प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फरो मेथड। फरो मेथड आपने देखा होगा, जैसे कि आलू वगैरह आपकी जो फसलें लगाई जाती है वो रिज एंड फरो मेथड को यूज करके लगाई जाती है। ठीक है। तो उन्हीं में पानी देने के लिए हम फरो को बनाते हैं। ठीक है। तो अगला इसमें ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे डीप फरो, कोरुगेटेड फरो, सर्ज इरिगेशन, ये सारे इसी के प्रकार हैं। ठीक है। तो डीप फरो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर थोड़ा गहरी फरो बनाएंगे, और कोरुगेटेड मतलब कि उथली हुई थोड़ी होती हैं ये फरो, उस बनाई जाती हैं। ठीक है। सर्ज इरिगेशन जो होता है इनमें ऑन ऑफ सिस्टम होता है, ये आगे हम आपको बताएंगे भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लडिंग मतलब बाढ़कृत इरिगेशन जो होता है। ठीक है। तो इस विधि में सारे खेत में पानी प्रवाहित करके अपलावन की स्थिति उत्पन्न की जाती है। इसके अंदर जल स्रोत बड़ा तथा भूमि की सतह पर पानी अधिक स्वतंत्रता से बहता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो भी एरिया होता है उसमें एकदम फ्री, मतलब मान लीजिए कि हम अगर किसी ट्यूबवेल से या किसी सोर्स से पानी दे रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम उसे ट्यूबवेल को या सोर्स से पानी आता है और खेत में छोड़ दिया जाता है, और वो अपने आप से पूरे खेत में फैलता रहता है। ठीक है। यहाँ ये वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर हमारे जल की जो है वो पर्याप्तता बहुत ही ज़्यादा होती है, वहाँ पर हम इस प्रकार की विधि का प्रयोग करते हैं। और भूमि की जो सतह होती है वो लगभग समतल होनी चाहिए, या ज़्यादा ढालू वगैरह नहीं होनी चाहिए। उन जगहों पर हम इस प्रकार की सिंचाई विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। यह विधि उन जगहों पर प्रयोग की जाती है जहां सिंचाई का पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। जैसा कि आपको हमने बताया कि सिंचाई यह विधि उस जगह पर सिंचाई अपनाई जाती है जहां पर सिंचाई के लिए जल बहुत ही अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि फ्लडिंग मेथड जो हैं उनके भी कई प्रकार हैं, तो वो कौन कौन से हैं। ठीक है। सबसे पहला है वाइल्ड फ्लडिंग, या फिर इसे कह सकते हैं फ्री फ्लडिंग मेथड। ठीक है। मुक्त बाढ़ कृत। इस विधि में सिंचाई मुख्य रूप से उन अवस्थाओं में की जाती है जहां सिंचाई जल सस्ता हो, जल का प्रवाह अधिक हो और भूमि समतल हो। यह विधि मुख्यतः धान उगाए जाने वाले तथा नहर से सिंचाई किए जाने वाले क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। इस विधि में बिना मेड़ बनाए सीधे खेत में पानी भर दिया जाता है। जैसा कि आपको बताया, फ्लडिंग मेथड जो है वो पूरी तरीके से आपका वाइल्ड फ्लडिंग मेथड ही होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इस विधि को पहली बात तो हम उस जगह पर अपनाएंगे जहाँ पर जल जो है हमारे बहुत ही अधिक मात्रा में उपलब्ध हो, और जल का जो प्रवाह हो वो अधिक हो, क्योंकि अगर हमें सिंचाई करनी है तो एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने के लिए उसका प्रवाह बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर प्रवाह अधिक है तो हमारा जल पूरे खेत में फैल जाएगा। इसमें ना तो मेड़ बनाने की आवश्यकता होती, ना कुछ, सीधे खेत में हम पानी को लगा देते हैं और पानी पूरे खेत में भर जाता है। ठीक है। यह सिंचाई सबसे ज़्यादा, जैसे आपने देखा होगा, धान उगाए जाते हैं जिन क्षेत्रों में, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अपनाई जाती है। धान में अपनाई जाती है, जूट की फसल होती है उनमें अपनाई जाती है। ठीक है। क्योंकि इनमें पानी की भी आवश्यकता ज़्यादा होती है, और ये फसलें भी उस जगह पर उगाई जाती हैं जहाँ पर पानी की अधिक उपलब्धता होती है। तो इन्हें अगर नहर के किनारे हम कोई भी फसल उगा रहे हैं तो वहाँ पर भी हम इस सिंचाई विधि को अपना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें जो जल का प्रवाह है वो अधिक मिल जाता है। तो इस विधि का प्रयोग समतल भूमियों एवं 2 से 3% ढाल वाली भूमियों के लिए सबसे उपयुक्त है। यह विधि जो है या तो समतल भूमियों में अपनाई जाती है, या फिर जो भी ढलान है भूमि का वो 2 से 3% तक हो, तभी हम इस विधि को अपनाते हैं, अन्यथा नहीं अपनाते हैं। अगला जो मेथड है वो है बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग मेथड, सीमांत पट्टी बाढ़कृत विधि। इस विधि में क्या होता है ये देखते हैं। इस विधि में सिंचाई करने के लिए खेत को काफ़ी लंबी व चौड़ी पट्टियों में बांटा जाता है।
क्यारियों की लंबाई व चौड़ाई भूमि के ढाल, भूमि की किस्म एवं जल स्रोत का आकार पर निर्भर करता है। जिसमें भी क्या होता है कि हम खेत को बहुत ही लंबी चौड़ी पट्टियों में बांट देते हैं और इन लंबी चौड़ी पट्टियों का आकार वगैरह जो है वो हमारे कुछ बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि भूमि की ढाल कितनी है उस पर निर्भर करता है, या फिर भूमि की किस्म कैसी भूमि है हमारी, सैंडी सॉइल है या फिर क्ले सॉइल है कैसी है, उस हिसाब से हम इसको बांटते हैं। ठीक है। या फिर जल स्रोत का आकार कि मतलब जो भी हमारा जल स्रोत है वो कैसा है, उस हिसाब से हम इन पट्टियों को बांटने का कार्य करते हैं। यह विधि 0.5 से 1% ढाल वाली भूमियों के लिए उपयुक्त होती है। यह विधि जो होती है वो हमारी 0.5 से 1% ढाल वाली अगर भूमि है तो उसमें हम अपना सकते हैं। ठीक है, नहीं तो नहीं अपनाते हैं। यह विधि चारागाह की सिंचाई के लिए अधिक उपयुक्त है। चारागाह जो होते हैं वो हमारे जानवरों के लिए चारा उगाने का जो स्थान होता है उसे कहते हैं। ठीक है, तो उन भूमियों में हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं, ऐसी सिंचाई विधि को हम अपना सकते हैं जो कि अधिक उपयुक्त मानी जाती है इसके लिए। ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये आपकी जो है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड है। ठीक है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं चेक बेसिन। चेक बेसिन में क्या होता है कि इस विधि के अंदर खेत को छोटी छोटी आयताकार क्यारियों में, यहाँ पर क्यारियों लिख गया है, ठीक है, ये आप क्यारियाँ लिख लेना, क्यारियों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक क्यारी सिंचाई की नली से जुड़ी होती है। तो यहाँ क्या होता है कि हमारा जो खेत होता है उसे हम छोटी छोटी आयताकार क्यारियों में बांटने का कार्य करते हैं। आपने देखा कि जो बॉर्डर स्ट्रिप है उसमें हम बहुत ही बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी क्यारियों में बांटते हैं, लेकिन चेक बेसिन में क्या होता है कि ये हमारी क्यारियाँ जो होती हैं वो बहुत बड़ी नहीं होती हैं, छोटी होती। जैसा आपने गेहूँ वगैरह खेत में अगर देखा होगा तो ऐसे ही विधि अपनाई जाती है, क्योंकि गेहूँ में पानी अगर ज़्यादा दे देते हैं तो हमारा गेहूँ जो है वो पीला वगैरह पड़ जाता है। इसलिए हम छोटी छोटी क्यारियाँ बनाते हैं और उनमें पानी देना हमें आसान होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यह विधि सतह सिंचाई में सर्वाधिक प्रचलित विधि है। जो भी सरफेस इरिगेशन मेथड हैं उन मेथडों में ये विधि जो है हमारी सबसे ज़्यादा प्रचलित मानी गई है। ठीक है। इस विधि में 2 से 3% ढाल वाली भूमियों में सिंचाई की जा सकती है। कहने का मतलब जो भी हमारी अगर भूमि का जो भी ढलान है वो 2 से 3% तक है, तब हम इस विधि को अपना सकते हैं। आगे हम बात करेंगे रिंग बेसिन थाला विधि। तो यह जो विधि है, इस विधि में तने का संपर्क सीधा जल से नहीं होता तथा जल तने से कुछ दूर गोल घेरे में एकत्रित रहता है, जिससे वृक्ष का तना अधिक नमी से होने वाली बीमारियों से सुरक्षित रह सकता है। कहने का मतलब है ये हमारी एक ऐसी विधि होती है जो फलदार वृक्षों में अपनाई जाती है। इसमें क्या होता है कि हम जो भी हमारा पौधा होता है उसके इर्द गिर्द हम एक गोला टाइप में बनाते हैं जिसमें हम जल देने का कार्य करते हैं। ठीक है, ना कि हमें इसमें ऐसा हमें बनाया जाता है कि मतलब पौधे का जो तना है उसमें पानी टच ना हो, ताकि हमारी बीमारियां वगैरह ना फैलें। ठीक है, ये अधिकतर आपने देखा होगा बागानों में उपयोग किया जाता है। चित्र के माध्यम से आप इस विधि को समझ सकते हैं। ये आपका चित्र बना हुआ है, दोनों चित्र आपके रिंग बेसिन के। रिंग का मतलब होता है कि थाला विधि। ठीक है, तो थाला इसमें बनाया जाता है जाकि ताकि हमारा जल की भी बचत हो सके और हम अपने पौधों को जल मतलब प्रदान भी कर सकें, और जो हमारा जल है वो वेस्ट ना हो। अगर हमारा जल पूरे खेत में जाता है तो क्या होता है वहाँ पर बहुत सारे खरपतवार वगैरह उग जाते हैं, इसलिए उससे भी हम निजात पा जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको बताया यह विधि फलदार वृक्षों में अपनाई जाती है। ठीक है, ये हो गए आपके फ्लडिंग मेथड। अगली बात हम करेंगे फरो मेथड की। तो फरो मेथड जो है, इस विधि में कूण बनाकर उसमें पानी दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि हम कूण बनाते हैं और उसमें हम पानी को देते हैं, जैसा आप ये चित्र में देख सकते हैं, या आपने आलू की फसल देख रखी होगी
उसमें बहुत ही अच्छे से इस विधि को आप समझ सकते हैं। ठीक है, यह सिंचाई मेड़ों पर बोई जाने वाली फसलों जैसे आलू, शकरकंद, चुकंदर, मूली आदि में जल देने की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। यह विधि जो हमारी है यह आलू वगैरह में बहुत ही उपयोग की जाती है। ठीक है, आगे हम इस बात करेंगे कि इसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जैसे है डीप फरो। तो यह विधि 0.5% से अधिक ढाल वाली भूमि के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अधिक ढाल पर इस विधि को अपनाने से मृदा अपरदन का भय रहता है। जो हमारी डीप फरो मेथड है इसको हम 0.5% से कम ढलान वाली भूमियों पर अपनाते हैं। अगर इससे ज़्यादा ढलान है हमारी भूमियों पर तो हम इसका उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इसका उपयोग कर रहे हैं तो फिर हमारी जो है मृदा अपरदन का बहुत ही ज़्यादा भय हमें रहेगा। ठीक है, जिससे क्या कहते हैं कि सॉइल इरोजन बहुत ही अधिक मात्रा में होगा। यह विधि जड़ और कंद वाली फसलों के लिए उपयुक्त है। यह विधि जो है हमारी जड़ और कंद जैसे मूली, शकरकंद, चुकंदर इन सब में अपनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई डीप फरो मेथड। अगला जो है कोरुगेटेड फरो। कोरुगेटेड मतलब कि ये उथली हुई होती है। ठीक है, बहुत उथली फरो के माध्यम से सिंचाई लगाने को कोरुगेशन कहा जाता है। तो जो सिंचाई जल हम देते हैं बहुत ही उथली फरों में तो उसे हम कोरुगेशन कहते हैं। जो पूरी प्रक्रिया होती है उसे हम कोरुगेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोरुगेशन मिनिएचर फरो है जिन्हें अनाज, चारा और चारागाह फसलों जैसे घनी फसलों को सिंचित करने के लिए अपनाया जाता है। यह विधि जो है अनाज वाली फसलों या फिर चारागाहों में अपनाई जाती है। ठीक है, जो बहुत ही घनी फसलें होती हैं, मतलब कि बहुत ही पास पास बोई जाती हैं, उनमें उपयोग कर सकते हैं। अगला है सर्ज इरिगेशन। सर्ज सिंचाई खेत की सतह पर पानी का रुक रुक कर आवेदन है। ऑन ऑफ जल आपूर्ति से अंतःस्रवण और अपवाह हानि कम हो जाती है। देखो, जो सर्ज इरिगेशन होता है इनमें क्या होता है कि ऑन ऑफ सिस्टम होता है। जैसे आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं या इस चित्र से देख सकते हैं, इसमें एक पाइपलाइन बिछी होती है जो कि हमें जैसे जहाँ पर सिंचाई देना होता है वहाँ पर हम ऑन ऑफ सिस्टम लगा देते हैं। ठीक है, कि हम जिसे जब चाहें तो पानी दें और जब चाहें तो उसे ऑफ करके बंद कर दें। ठीक है, ये जल देने की पूरी प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब अंतःस्रवण परकोलेशन जिसे बोलते हैं और रन ऑफ हानि कम होती है। इसमें क्या होता है कि रन ऑफ जो हमारा जल बहने की जो क्रिया होती है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, जल बह जाता है इधर उधर, वह नहीं होता है। ठीक है, हमें जितना जल की आवश्यकता होती है हम उतना जल देते हैं और पौधों को बस प्राप्त हो जाता है, उसके बाद हम उसे ऑफ कर देते हैं। यह विधि भारत में अधिक प्रसिद्ध नहीं है। इसकी सिंचाई क्षमता 85 से 90% के बीच होती है। सबसे अच्छी बात है कि ये जो सिंचाई विधि है इसका जो भी वाटर यूज इफ़िशियंसी है जो कि वो हमारी 85 से 90% तक होती है, जो हमारा पौधों के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। लेकिन यह विधि जो है भारत में बहुत ही कम अपनाई जाती है, अभी प्रसिद्ध ज़्यादा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सतही सिंचाई के लाभ। अब ऐसे जो सरफेस इरिगेशन था उसके लाभ क्या है, एडवांटेज ऑफ सरफेस इरिगेशन। तो यह सिंचाई की सबसे सरल विधि है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें ना कोई ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है ना कुछ ही, ये बस आप जो भी सोर्स है उसका यूज करके, जल स्रोत जो भी है उसका यूज करके आप सीधे पानी को दे देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल विधि है। इस विधि में लागत कम आती है। इस विधि में हमें ज़्यादा ना तो नॉलेजफुल लोगों की आवश्यकता होती है या फिर हमें बहुत सारी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इसमें लागत बहुत ही कम आती है। इस विधि से सिंचाई करने के लिए अनुभव की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि आपको बताया कि ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें कोई भी कर सकता है, अनपढ़ आदमी भी है वो भी सिंचाई कर सकता है इस विधि से। ठीक है,
अगला है अधिक जल चाहने वाली फसलों के लिए यह विधि बहुत अच्छी मानी जाती है, जैसे धान, जूट, गन्ना जैसे जो भी फसलें हैं जो ज़्यादा जल चाहती हैं तो उन फसलों में इस विधि को हम बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। जैसे धान हो गई, जूट, गन्ना वगैरह ये ऐसी फसलें हैं जो ज़्यादा जल चाहती हैं, तो इनमें हम इस प्रकार की सिंचाई विधि का उपयोग कर सकते हैं। अगला है सतही सिंचाई की सीमाएं, मतलब कि कौन कौन सी हानियां हैं या लिमिटेशन क्या हैं सब सरफेस इरिगेशन के, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जल की अधिक हानि होती है। अब ये विधि जो है इसमें जल की बहुत ही ज़्यादा हानि होती है, क्योंकि जो भी हम जल देते हैं पूरा हमारा जल पौधों के द्वारा ग्रहण नहीं कर लिया जाता है। कुछ रन ऑफ के द्वारा हानि हो जाती है और कुछ परकोलेशन के द्वारा हानि हो जाती है, ठीक है। अगला है सिर्फ समतल भूमि पर ही इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि का जो भी प्रयोग है वो अगर सब भूमि समतल है हमारी तभी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हमारी भूमि बहुत ही ढलान वाली है, ऊंची नीची है, तो उनमें अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत ही इरोजन वगैरह होता है, सॉइल इरोजन होता है, मृदा अपरदन जिसे कहते हैं वो होता है, ठीक है, उसका होने का खतरा रहता है। इसलिए समतल भूमियों पर ही हम इसका उपयोग कर सकते हैं। खेत में नमी अधिक होने के कारण फसलों पर रोग एवं कीटों का प्रकोप अधिक होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर जहाँ पर ज़्यादा नमी होती है वहाँ पर फंगस, बैक्टीरिया सभी ज़्यादा ही पनपते हैं। तो इसलिए इस विधि में अगर हम खुला विधि से पानी दे रहे हैं, ऐसे ही दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा जल दे दिया, बहुत पानी, अगर पानी अधिक हो गया तो वहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा रहेगी, जिस वजह से फसलों पर कीटों का भी प्रकोप अधिक होगा और फंगस वगैरह अगर हो गया है तो फिर रोग भी उत्पन्न हो जाएंगे, तो वहाँ पर रोग एवं कीटों का प्रकोप अधिक हो सकता है। अगला है खेत का एक बड़ा भाग मेड़ों के अंतर्गत आ जाता है। तो इस विधि में होता क्या है, अगर सरफेस इरिगेशन है तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हमारा खेत है उसे हम अगर क्यारियों में बांटेंगे तो बहुत सा जो क्षेत्र है वो हमारा मेड़ बनाने में चला जाता है। तो इस तरह से कल्टीवेटेड जो एरिया होता है वो हमारा कम हो जाता है, ठीक है। अगला है श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है। इसमें अगर बहुत ही ज़्यादा मान लीजिए कहीं पर हम सिंचाई कर रहे हैं तो हमें श्रमिकों की बहुत अधिक आवश्यकता होगी, क्योंकि मेड़ बनाना है तब भी हमें लेबर चाहिए, ठीक है, या पानी लगाना है, सारी चीज़ करने के लिए हमें लेबर की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है इस विधि में जल की अधिक आवश्यकता होती है, जिस कारण से डीजल या बिजली का खर्च अधिक आता है। अगर मान लीजिए हमारा कोई डीजल इंजन है या फिर हम बिजली का ट्यूबवेल है, तो इस विधि में अगर हम पानी दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पानी देने के चक्कर में हमारा जो भी बिजली है वो ज़्यादा खर्च होगी, और या फिर डीजल इंजन है तो डीजल की बहुत ही ज़्यादा खपत होगी। ये आपके थे लिमिटेशंस ऑफ सरफेस इरिगेशन, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि सब सरफेस इरिगेशन अधोसतह सिंचाई विधि कौन सी है। ये पहली हमारी जो थी वो थी सरफेस इरिगेशन, ठीक है। देखिए अधोपृष्ठीय सिंचाई में पानी को आमतौर पर जमीन की सतह से 30 से 75 सेंटीमीटर नीचे कुछ गहराई पर एक कृत्रिम जल स्तर बनाकर पौधों को नमी प्रदान की जाती है। ये जो विधि है इसमें हम क्या करते हैं, 30 से 75 सेंटीमीटर नीचे ज़मीन के जो भी फसल हम अगर उगाते हैं उसके नीचे कुछ गहराई पर हम क्या करते हैं, एक कृत्रिम जल स्तर बनाते हैं। वो चाहे तो हम पाइप डालकर बनाएं या फिर नाली वगैरह नीचे से बनाते हैं और ऊपर से पाट दी जाती है, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि टाइल्स वगैरह लगा के, ठीक है। तो इन सब माध्यमों से हम एक कृत्रिम जल स्तर बनाते हैं। नमी केशिका क्रिया के माध्यम से भूमि की सतह के ऊपर की ओर बढ़ती है। जो हमारी सॉइल होती है या जो हमारा खेत होता है, मृदा होती है, इसमें क्या होता है, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं और इनके बीच केशिकाएँ होती हैं जो कैपिलरी जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो उनके माध्यम से क्या होता है कि नीचे से जो जल है वो हमारा ऊपर की ओर इन केशिकाओं के माध्यम से पौधों की जड़ों को प्राप्त होता रहता है और पौधा उनसे जल को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। मिट्टी की लवणता को रोकने के लिए सिंचाई जल की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। इस विधि को अपना तो लिया जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए हमारा जो जल है वो उनमें लवण ज़्यादा हैं तो उसके लिए हमें बहुत ही मतलब
जो जल की गुणवत्ता है उसको सुधारने की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है मिट्टी की लवणता, अगर जल भी हमारा जो है ज़्यादा वहाँ पर रहेगा तो मिट्टी की लवणता जो है वो बढ़ने लगती है, जिसके लिए जल की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अगला पॉइंट, यह विधि केरल में नारियल के वृक्षों की सिंचाई के काम में लेते हैं तथा गुजरात में बलुई दोमट मिट्टी एवं जम्मू कश्मीर में काली मिट्टी में सब्जी उगाने में काम में लेते हैं। ये विधि जो है ये नारियल के बागानों में केरल में बहुत ही उपयोग की जाती है, या फिर गुजरात में हम बलुई दोमट मिट्टी में जो है इस सिंचाई विधि को अपनाते हैं। और अगला है जम्मू कश्मीर में जो काली मिट्टी है उनमें सब्जियों को उगाने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये जो सब सरफेस इरिगेशन है इस चित्र के माध्यम से आप जो है देख सकते हैं। इसमें क्या है, ये जो नीचे एक पाइप आई हुई इनमें छिद्र होते हैं, इनसे पानी जो है रिसता रहता है। ठीक है, और ये पौधों को प्राप्त होता रहता है। अब ये आप देख सकते हैं ये विधि जो है ये क्या किया जाता है कि कोई भी अगर हमारा पौधा जैसे हमने लगाया उनमें उसके बगल में हम एक घड़े को लगा देते हैं और घड़े में छिद्र होता है जो जिसमें जल भर दिया जाता है और उस छिद्र के माध्यम से पौधे की जड़ों को जल प्राप्त होता रहता है। ठीक है, इस विधि को हम पिक्चर इरिगेशन के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे अधोसतह सिंचाई के लाभ, एडवांटेज ऑफ सब सरफेस इरिगेशन की, मतलब अधोसतह सिंचाई जो है इसके कौन कौन से लाभ हैं। इस विधि की जल उपयोग दक्षता अधिक होती है, क्योंकि हम देखो इस विधि में जल जो है वो जड़ क्षेत्र में देते हैं, तो क्या होता है कि हमारे पौधे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा जल को ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो इसकी उपयोग दक्षता अधिक हो जाती है। वाष्पीकरण द्वारा सिंचाई जल की हानि नहीं होती। वाष्पीकरण जो कि हमारा मान लीजिए धूप के माध्यम से जो पौधा हमारा वो जो जल है हमारा वो भाप बन के उड़ जाता है, उसका नुकसान जो होता है वो इस विधि में नहीं हो पाता है। तो इस विधि में वाष्पीकरण से होने वाली जो हानि है वो बच जाती है। प्रक्षेत्र पर लेआउट मेड़ व सिंचाई नालियों आदि में क्षेत्र नष्ट नहीं होता है। अब सरफेस इरिगेशन में क्या होता था कि हमें मेड़ बहुत ही बनानी पड़ती थी, नालियाँ बनानी पड़ती थी, जिनमें हमारा जो खेत था उसका काफ़ी एरिया चला जाता था। अब इसमें क्या होता है, इस विधि में ये सब नहीं बनाना पड़ता है, तो इसमें हमारा जो कल्टीवेटेड एरिया है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, भू परिष्करण की क्रियाओं में कोई बाधा नहीं आती है। मान लीजिए हमें अपने खेत की जुताई वगैरह करना है, तो उसमें क्या होता था कि देखना पड़ता था कि नाली वगैरह भी ना बिगड़े। ठीक है, तो उस हिसाब से जुताई, इसमें क्या होता है ऐसी कोई बाधा नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत जो भी जल है वो हम अधोसतह में देते हैं। ठीक है, ऊपर कोई मेड़ वगैरह नाली वगैरह बनाने की कोई क्रिया ही नहीं हुई, तो ऐसी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। समय व श्रम की बचत होती है। इस विधि में समय भी कम लगता है और ना तो श्रम लगता है, क्योंकि एक बार हमने ऐसी विधि बना दी हर बार तो बनाना ही नहीं पड़ता। सब सरफेस में क्या होता था, सरफेस विधि में उसमें हर बार नालियों को बनाते थे फिर जोत देते थे, तो हर बार श्रम और समय बहुत ही ज़्यादा लगता था। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, तो इन दोनों की बचत होती है। अगले है पॉइंट, पानी का वितरण समान मात्रा में होता है। इसमें पानी जो है वो पौधों को समान मात्रा में मिलता रहता है। मृदा कटाव की कोई संभावना नहीं होती है। जो मृदा क्षरण है उसकी कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो है पानी को बाढ़कृत रूप से नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि रन ऑफ वगैरह हो तो जिसके साथ मिट्टी कट के बह जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। फसल की जो उत्पादन क्षमता है बढ़ती है, क्योंकि समय पर जल मिल रहा है और उचित मात्रा में जितना पौधों को चाहिए सब कुछ मिल रहा है, तो सही समय पर मिल रहा है, तो इससे उत्पादन क्षमता में जो है बढ़ोतरी होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि लिमिटेशन ऑफ सब सरफेस इरिगेशन की, अधोसतह सिंचाई की हानियाँ क्या हैं या सीमाएं क्या होती हैं। तो चिकनी भूमियों में उपयुक्त नहीं होती, यह विधि जो है ये चिकनी भूमियों में उपयुक्त नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ की मृदाएँ जो होती है वो बाद में हार्ड हो जाती हैं। प्रारंभिक लागत सिंचाई की नालियों के तैयार करने में अधिक आती है। जो भी प्रारंभिक लागत होती है इसमें बहुत ही अधिक आती है, ये कॉस्टली होती है, क्योंकि अगर हमें अधोसतह में
मान लीजिए पाइप बिछाना है या नाली बनाना है, तो फिर उसके लिए हमें पहले खुदाई करनी पड़ेगी, अन्य चीज़ें वैसे मटेरियल्स लाने पड़ेंगे, तो उनमें थोड़ा प्रारंभिक लागत ज़्यादा आ जाती है। ठीक है। कटाव युक्त व ढालू क्षेत्रों में उपयुक्त नहीं है। अगर मान लीजिए हमारी जो मृदा है वो कटाव युक्त है या फिर बहुत ही ढालू है, तो उनमें भी यह विधि उपयुक्त नहीं मानी जाती है। सिंचाई के पानी के साथ कीटनाशी रोगनाशी दवाइयों का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो इसमें जो है जो हम पानी देते हैं उसमें कीटनाशी या रोगनाशी दवाइयों को साथ में नहीं दे सकते हैं। पाइपलाइन जाम होने का भय रहता है। मान लीजिए हमने सतह में पाइपलाइन बिछा रखी है नीचे, अगर उसमें कोई ऐसे पार्टिकल्स आ गए जिनकी वजह से अवरोध उत्पन्न हो गया तो और पाइप जाम हो गई, तो इसका भी खतरा बना रहता है, क्योंकि अगर कहीं भी हमारी पाइप जाम हो गई तो आगे जल नहीं पहुंच पाएगा, जिस वजह से हमें इसकी खुदाई वगैरह करनी पड़ेगी, तो जिसमें बहुत ही ज़्यादा खर्चा आएगा और समय बहुत ही अधिक लगेगा, बर्बाद होगा बहुत ही समय। ठीक है। तो ये आपकी जो है इरिगेशन की क्लास थी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये क्लास आपको कैसी लगी, और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको इसी प्रकार से और अधिक वीडियो बना के देता रहूं। जो भी टॉपिक, अगर आपको कोई भी दिक्कत है किन्हीं भी टॉपिक्स में, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उन पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद।